हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारी कहानी द अंडर कवर मिलेनियर में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 5। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगती है और लाइक और शेयर जरूर किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि आपको कहानी कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। प्यार की खुमारी में डूबा हुआ शाह एम्पायर का खूंखार बादशाह नक्श शाह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि जिस लड़की को उसने पल्लवी की हिफाजत के लिए मौका दे दिया है और वही लड़की अब पल्लवी को एक ऐसी चमकती हुई दुनिया में धकेलने जा रही थी जिसकी चकाचौंध उसके सीधे साधे प्यार को अंधा कर सकती थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका पूरे कॉलेज को बेसब्री से इंतजार था। सोमवार की सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पुराना कॉलेज किसी 5 स्टार इवेंट वेन्यू में तब्दील हुआ था। कॉलेज के मेन गेट से लेकर ऑडिटोरियम तक रेड कारपेट बिछा हुआ था। हर तरफ बड़े बड़े बाउंसर्स, मीडिया के कैमरे और मित्तल इंडस्ट्रीज के चमचमाते बैनर्स लगे हुए थे। पूरा कॉलेज एक्साइटमेंट से गूंज रहा था। सुबह के ठीक 10 बजे कॉलेज के गेट पर एक बहुत शानदार लाल रंग की पोर्श 911 स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। कार के रुकते ही वहां मौजूद लड़कियों की भीड़ पागलों की तरह चिल्लाने लगी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से निशांत मित्तल बाहर निकला। निशांत किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। उसने एक डिजाइनर लेदर जैकेट, आंखों पर महंगे एविएटर सनग्लासेस और गले में एक पतली सी प्लेटिनम की चेन पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चार्मिंग और कॉन्फिडेंट स्माइल थी। निशांत सिर्फ एक रईस बाप का बेटा ही नहीं, वो म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था जिसके पास दौलत के साथ साथ टैलेंट की भी परख थी। कॉलेज के प्रिंसिपल और बाकी अमीर फ्रेंड्स जिनके निषाद के साथ अच्छे फैमिली रिलेशन थे, वो निशांत का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ भीड़ से बहुत दूर नक्श एक पेड़ के नीचे सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और फीकी सी मुस्कान थी। उसे निशांत मित्तल की इस करोड़ों की गाड़ी दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नक्श ने मन ही मन सोचा, निशांत मित्तल, तुम्हारी ये पोर्स मेरी मर्सिडीज मैकबे के टायरों की कीमत के बराबर भी नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारा ये घमंड नहीं तोड़ूंगा क्योंकि आज का दिन मेरी पल्लवी का दिन है। नक्श ने अपनी जेब में हाथ डाला और ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गया जहां पल्लवी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वहीं ऑडिटोरियम अब खचाखच भरा हुआ था। स्टेज पर बहुत ही शानदार लाइटिंग साउंड सिस्टम लगा हुआ था। जजेस के पैनल के बीचों बीच निशांत मित्तल बैठा था। एक के बाद एक कॉलेज के लड़के लड़कियां स्टेज पर आ रहे थे। कोई पॉप सॉन्ग गा रहा था तो कोई म्यूजिक रॉक पर गिटार बजा रहा था, लेकिन निशांत के चेहरे पर वो संतुष्टि नजर नहीं आ रही थी जिसकी उसे तलाश थी। तभी इधर बैक स्टेज पर पल्लवी बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसने वही साधारण सा सूती सूट पहना था, लेकिन उसके हाथ में वो चमचमाता हुआ महंगा यामाहा गिटार था जो चारू ने उसे दिया था। तभी एक क्रू मेंबर ने आवाज लगाई, पल्लवी शर्मा, योर टर्न। ये सुनते ही पल्लवी के पैर सुन पड़ गई। उसने घबराकर अपने आसपास देखा, तभी भीड़ के बीच नक्श ने उसे देख लिया। तभी नक्श ने अपनी आंखों से उसे इशारा में तसल्ली देकर कहा, डरो मत, मैं यही हूं, तुम दुनिया में सबसे अच्छा गाती हो। नक्श की उन आंखों ने पल्लवी के अंदर का एक अजीब सा हिम्मत भर दी। उसने एक लंबी सांस ली और स्टेज की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही पल्लवी स्टेज पर आई, पूरे ऑडिटोरियम में एक हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग उसके साधारण कपड़े को देखकर मजाक उड़ाने लगे थे। निशांत मित्तल ने भी अपने सनग्लासेस थोड़े नीचे किए, पल्लवी को देखा। निशांत ने माइक पर कहा, हेलो, नाम क्या है तुम्हारा और क्या गाने वाली हो? आगे से पल्लवी ने माइक के सामने आकर कांपती हुई आवाज में उसकी बात का जवाब देकर कहा, जी मेरा नाम पल्लवी है, मैं एक क्लासिकल फ्यूजन गाने वाली हूँ। उसकी यह बात सुनते ही आगे से निशांत ने बिना किसी खास इंटरेस्ट के कहा, गो अहेड। ये कहकर वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। वहीं ये सुनते ही पल्लवी ने अपनी आंखें बंद की। अपने दिमाग से वो सारी भीड़, वो रेड कारपेट, उन अमीर जजीज को निकाल दिया। उसने सिर्फ अपने गांव के उस टूटे हुए मंदिर, नक्श के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया। उसने गिटार के तारों पर अपनी उंगलियां फेरी। गिटार की एक बहुत ही मीठी और सदी हुई धुन ऑडिटोरियम में गूंज गई और फिर पल्लवी ने गाना शुरू किया, आंखों में बसे हो तुम, अंधेरों में रोशनों की तरह। पल्लवी के गले में निकली वो पहली ही लाइन इतनी सुरीली, इतनी गहरी और इतनी रूहानी थी
कि पूरे ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। जो लोग एक सेकंड तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं निशांत मित्तल का पेन डायरी पर ही रुक गया। उसने झटके से अपना सिर उठाया और पल्लवी को देखने लगा। पल्लवी की आवाज में कोई दिखावा नहीं था, कोई ऑटोट्यून नहीं था। वो एक ऐसी प्योर और दर्द भरी आवाज थी जो सीधे दिल को चीर कर उसकी रूह तक पहुंच रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए अपनी एक अलग ही ट्रांस में गा रही थी। जब पल्लवी ने अपना गाना खत्म किया और गिटार की आखिरी धुन शांत हुई, तो कुछ सेकंड के लिए किसी ने ताली ही नहीं बजाई। सब लोग जैसे किसी जादू में बंध गए थे। और फिर सबसे पहले निशांत मित्तल अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू की। निशांत को देखते ही पूरा पैनल और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर वंस मोर चिल्लाने लगे। ये सब सुनकर पल्लवी ने घबराकर अपनी आंखें खोली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तालियां उसी के लिए ही बज रही। तभी निशांत मित्तल ने माइक पर चीख कर कहा, माइंड ब्लोइंग। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना प्योर और सोलफुल आवाज नहीं सुनी। पल्लवी, तुम सिर्फ इस कॉलेज की नहीं, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की अगली सेंसेशन बन सकती हो। यू आर द नेक्स्ट राउंड। उसकी इस बात को सुनकर पल्लवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने भीड़ में नक्श की तरफ देखा। वही नक्श की आंखों में भी नमी थी। वो अपने जगह पर खड़ा एक बहुत ही गौरव भरी मुस्कान के साथ पल्लवी को देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी रानी को आखिरकार उसका वो राज तिलक मिल ही गया जिसकी वो हकदार थी। इसके बाद स्टेज से नीचे उतरते ही पल्लवी खुशी के मारे नक्श की तरफ दौड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो नक्श के पास पहुंच पाती, चारू अचानक कहीं से आए और उसने पल्लवी को इतनी जोर से गले लगा लिया कि नक्श अपने कदम वहीं रोककर मुस्कुराने लगा। चारू के खुशी से झूमते हुए उसने कहा, ओ माय गॉड पल्लवी, तुम छा गई यार। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी आवाज में जादू है। निशांत मित्तल खुद तुम्हारे लिए खड़ा हो गया। चारू पागलों की तरह चीख रही थी और खुशी में ऐसे उछल रही थी जैसे ऑडिशन पल्लवी ने नहीं बल्कि उसने खुद क्लियर किया हो। तभी नक्श भी उसके पास आया। उसने पल्लवी की आंखों में देखकर प्यार से कहा, तुमने कमाल कर दिया पल्लवी, मुझे तुम पर गर्व है। उन दोनों की तारीफ सुनकर आगे से पल्लवी ने रोकर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है नक्श, और इस गिटार की वजह से। उसकी बात सुनकर चारू ने पल्लवी का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, अरे अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब अगले राउंड्स में तुम्हें सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म भी करना है। निशांत को ऐसे स्टार्स चाहिए जो गाते हुए स्टेज पर आग लगा दे। तुम्हें अपनी सिंगिंग्स के साथ थोड़ा बहुत डांस और मूव करना सीखना होगा, और कपड़े तुम्हें अपने आप को थोड़ा बदलना होगा पल्लवी। चारू ने बहुत ही सफाई से पल्लवी के दिमाग में वो पहला बीज बो दिया था। वो चाहती थी कि पल्लवी अपनी इस सादगी को छोड़ दे, क्योंकि वो यही सादगी उसे नक्श के जोड़े हुए थी। वहीं उसकी यह बात सुनकर पल्लवी थोड़ी घबराई। उसने हिचकिचा कर कहा, डांस? चारू, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। मैं तो बस एक जगह खड़ी होकर गा सकती हूँ। उसकी यह बात सुनते ही आगे से चारू ने शरारत भरे अंदाज में आंख मारकर कहा, अरे डोंट वरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। वही नक्श को भी चारू की इस बात में कुछ गलत नहीं लगा। उसे लगा कि चारू सच में पल्लवी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है। नक्श चारू के इस नाटक को उसकी अच्छाई समझकर उसकी सबसे बड़ी गलती कर रहा था। वहीं उधर कॉम्पिटिशन्स के इस ऑडिशंस राउंड के बाद कॉलेज के टॉप 10 सिंगर्स को चुना गया और इन 10 लोगों को फाइनल्स की तैयारी के लिए कॉलेज के पीछे बने एक बहुत शानदार और हाई टेक म्यूजिक स्टूडियो में प्रैक्टिस करने की खास जगह दी गई। इन टॉप 10 लिस्ट में पल्लवी के साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था सुहानी। सुहानी कॉलेज की सबसे घमंडी, अमीर, खुद को मेलोडी क्वीन समझने वाली लड़की थी। उसके पिता एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, इसलिए सुहानी को लगता था कि ये कंपटीशन जीतना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो बहुत अच्छा भी गाती थी, लेकिन उसकी आवाज में वो रूहानियत नहीं थी जो पल्लवी के पास थी। लेकिन ऑडिशन वाले दिन जब निशांत मित्तल ने पल्लवी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, तो बैक स्टेज पर खड़ी सुहानी जल भुनकर राख हो गई थी। उसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि एक गवार फटीचर लड़की, जिसे कपड़े भी ठीक से पहनने नहीं आते, वो उसकी लाइमलाइट चुरा ले। सुहानी ने उसी दिन पल्लवी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। उसने तय कर लिया था कि वह पल्लवी का कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह से तोड़ देगी
कि वो फाइनल वाले दिन स्टेज पर चढ़ने से पहले कांपने लगेगी। इसलिए उसके 2 दिन बाद, जब दोपहर का वक्त था, पल्लवी म्यूजिक स्टूडियो में अकेली थी। उसने अपने गिटार को साइड में रखा था और एक बड़े से शीशे के सामने खड़ी होकर चारू के सिखाए हुए कुछ बहुत ही बेसिक और हल्के डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रही थी। हालांकि उसे ये सब करते हुए बड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन वो अपने सपने के लिए मेहनत कर रही थी। तब स्टूडियो का भारी शीशे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। सुहानी अपनी 3 अमीर और चुगलखोर सहेलियों के साथ अंदर दाखिल हुई। उनके हाथों में महंगी कॉफी थी और चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान। पल्लवी ने उन्हें देखकर अपने स्टेप्स रोक लिए और घबराकर एक तरफ खड़ी हो गई। तभी सुहाने ने तालियां बजाकर एक बहुत ही तीखा और चुभने वाला तंज कसकर कहा, अरे वाह, जरा देखो तो, गांव की कोयल अब शहर की मैडोना बनने की कोशिश कर रही है। क्या डांस स्टेप थे यार। ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में कोई बीजुका हवा को हिला रहा हो। उसकी ये बात सुनकर आसपास खड़ी उसकी सहेलियां भी जोर जोर से हंसने लगी। वहीं उनका ऐसा अपना मजाक उड़ाता देखकर पल्लवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने चुपचाप अपना गिटार उठाया और वहां से जाने लगी। पल्लवी ने जाकर नजरें झुकाकर कहा, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, आप लोग कर लीजिए। लेकिन तभी सुहाने ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। सुहाने ने पल्लवी के सूती कुर्ते को बहुत ही घृणा से अपनी उंगलियों से छूकर कहा, इतनी जल्दी भी क्या है भिखारी, तुम्हें क्या लगता है एक दिन निशांत मित्तल ने तुम्हारी तारीफ कर दी तो तुम स्टार बन गई। ये ग्लैमर की दुनिया है डार्लिंग। यहाँ तुम्हारे जैसे फटेहाल लोगों की कोई जगह नहीं है। तुम्हारी शक्ल देखकर ही ऑडियंस भाग जाएगी। उसकी अपमान भरी बातें सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बचपन से ही बहुत ही कमजोर दिल की थी। उसने घबरा कर कहा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसकी यह बात सुनकर आगे से सुहाने ने अपने भौहें सिकोड़ कर कहा, तूने मेरा मूड खराब किया है। सुहाने अब अपनी हदें पार करने लगी थी। उसे अब कमजोर नस पर उसने वार किया जिसे पल्लवी अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। सुहाने ने बहुत ही गंदा मुंह बनाकर कहा, और हाँ, मैंने सुना है कि वो जो कैंटीन के बाहर झाड़ू लगाने वाला लड़का है ना, क्या नाम है उसका, फटीचर नक्श, वो तेरा बॉयफ्रेंड है। नक्श का नाम सुनते ही बेइज्जत होकर पल्लवी के अंदर के सिरहन दौड़ गई। पल्लवी ने अपने आंसुओं को रोककर थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, नक्श के बारे में कुछ मत कहो प्लीज। तभी सुहानी की एक सहेली ने हंसकर कहा, हाँ क्यों ना कहूँ, सच ही तो कह रही हूँ। क्या कमाल की जोड़ी है यार, एक भिखारिन और एक भिखारी। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक कंपटीशन जीतने ही नहीं आए हो, बल्कि इसके बाद जो पैसे मिलेंगे उससे तुम दोनों किसी रेड लाइट एरिया की सड़क पर बैठकर अपना गाना बजाना शुरू करोगे। दोनों की औकात ही वही है, सड़क छाप। उसके शब्द पल्लवी के दिल में खंजर की तरह उतर गए थे। कोई उसे गरीब कहे वो सह सकती थी, लेकिन कोई उसके नक्श को सड़क छाप या भिखारी कहे, यह उसके लिए असहनीय था। पल्लवी का दिल बुरी तरह से टूट गया। उसके हाथों से गिटार छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वो अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुहाने ने क्रूरता से हंसकर कहा, रो और जोर से रो, यही तो तेरी औकात है। इसके बाद सुहानी अभी और जहर उगलने वाली थी कि तभी म्यूजिक स्टूडियो का दरवाजा इतनी जोर से झटके के साथ खुला कि वो कांच का दरवाजा दीवार से टकरा कर चटक गया। दरवाजे पर चारू खड़ी थी। उसकी आंखों में आग धधक रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। चारू को देखकर सुहानी और उसकी सहेलियां की हंसी वहीं रुक गई। सुहानी अमीर जरूर थी, लेकिन चारू के पिता का रुतबा सुहानी के परिवार से कहीं ज्यादा बड़ा था। सबसे बड़ी बात, कॉलेज में सब जानते थे कि चारू मल्होत्रा से पंगा लेना मतलब अपनी बर्बादी को दावत देना। चारू अपने हाई हील्स की खटखट आवाज के साथ तेज कदमों के चलकर सुहानी के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। चारू ने उसकी तरफ देखकर बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई सुहानी। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था स्टूडियो का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। वहीं उसको देखकर सुहानी कांपने लगी। उसने हकला कर कहा, चारू मैं तो वो बस इसको बता रही थी। चटाक इससे पहले कि सुहानी अपना वाक्य ही पूरा कर पाती, चारू ने अपना हाथ उठाया और सुहानी के गाल पर इतनी जोर का तमाचा मारा कि सुहानी का सिर घूम गया। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरते गिरते बची। तभी पल्लवी ने रोला भूलकर हैरानी से चारू को देखा। वहीं
सुहाने की सहेलियां डर के मारे पीछे हट गई। तभी चारों ने अपनी उंगलियों के सुहाने के चेहरे की तरफ देखकर एक शेरनी की दहाड़ पर कहा, अपनी ये गंदी जुबान अपने मुंह में रख सुहानी। पल्लवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आज के बाद तूने आई तेरी इन फालतू कृतियों ने पल्लवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं कसम खाती हूँ, तेरे बाप का जो म्यूजिक स्टूडियो है ना, उसे मैं रातों रात मिट्टी में मिलवा दूंगी। ये चारू मल्होत्रा का वादा है। उसकी ये बात सुनकर सुहानी इतना डर गई कि अपने गाल पर हाथ रखकर उसने तुरंत खूंखार रूप बदला और दौड़कर पल्लवी के अपने गले लगा लिया। चारू ने पल्लवी के आंसू पोंछकर बहुत ही प्यार और चिंता का नाटक करके कहा, पल्लवी मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना, डरो मत। जब तक तुम्हारी ये दोस्त जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकती। उसकी ये बात सुनकर पल्लवी चारू के सीने से लगकर फिर से रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, चारू, उन्होंने उन्होंने नक्श को बहुत बुरा भला कहा। मैं अपने लिए सब सुन सकती हूँ, लेकिन नक्श के लिए नहीं। वो बहुत अच्छा है चारू। तभी चारू ने पल्लवी की पीठ सहलाई, लेकिन पल्लवी के गले लगते ही चारू की नजरें सामने लगे शीशे पर पड़ी। शीशे में चारू का अक्स दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई हमदर्दी नहीं थी। वो एक बेहतर शातिर खौफनाक विजयी मुस्कान लिए खड़ी थी। चारू ने शीशे में खुद को देखकर मन ही मन एक खौफनाक साजिश रचकर कहा, रो पल्ली खूब रो। सुहाने ने तेरा दिल दुखाकर मेरा बहुत काम आसान कर दिया है। आज तो नक्श के लिए रो रही है, लेकिन जब तुझे ये एहसास मैं दिलाऊंगी, ये सारी बेइज्जती, ये ताने सिर्फ तुझे उस फटीचर नक्श की वजह से मिल रहे हैं। अगर तू उस भिखारी के साथ रहेगी तो दुनिया तुम्हें हमेशा ऐसे ही जूतों की नोक पर रखेगी। तुझे इस दलदल से बाहर आना होगा, और वो दलदल कोई और नहीं बल्कि तेरा प्यार नक्श ही है। चारू ने पल्लवी को उस दिन सुहाने के क्रूर तानों से बचाकर पल्लवी की नजरों से खुद को भगवान बना लिया। पल्लवी जो बचपन से ही दुनिया के धोखे फरेब के लिए अनजान एक सीधी सादी लड़की थी, अब चारू पर नक्श से भी ज्यादा भरोसा करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि चारू ही वो फरिश्ता है जो इस बड़ी और जालिम दुनिया में उसकी ढाल है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस ढाल को वो गले लगा रही है, असल में वही उसकी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे कॉलेज पॉलिटिक्स और चारू के इस नए फरिश्ते वाले नाटक से वो पूरी तरह अनजान नक्श शाह अपनी उस खौफनाक और दोहरी जिंदगी के दूसरे हिस्से में बिजी था। दोपहर के 3 बज चुके थे। दिल्ली शहर की सबसे ऊंची और आलीशान गगनचुंबी बिल्डिंग्स में से एक शाह इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट में नक्श शाह अपनी भारी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने कांच की बड़ी सी मेज पर दर्जनों फाइल बिखरी हुई थी। आज उसने वो फटीचर वाले कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि वो एक बहुत ही महंगे डार्क ग्रे रंग के इटालियन 3 पीस सूट में था। उसके चेहरे पर वही रुतबा और गंभीरता थी जो एक अरबपति सम्राट के चेहरे पर होनी चाहिए। तभी उसके कैबिन का भारी ओक का दरवाजा एक हल्की सी दस्तक के साथ खुला। उस दरवाजे के अंदर आने वाले शख्स जगदीश जी थे। जगदीश जी शाह एम्पायर की इंटरनेशनल ऑपरेशंस के हेड और देवराज शाह के सबसे पुराने और भरोसेमंद बोर्ड डायरेक्टर्स में से एक थे। जगदीश जी ने अंदर आते हुए बहुत ही अदब से कहा, एक्सक्यूज मी सर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और जल्दबाजी थी। वहीं उनकी आवाज सुनते ही नक्श ने अपनी फाइल से नजर उठाई और उसने मुस्कुरा कर कहा, आइए जगदीश जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तभी आगे से जगदीश ने एक नीले रंग की मोटी सी फाइल नक्श की डेस्क पर रखकर कहा, सर एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन आ गई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ग्लोबल टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ हमारी जो मल्टी बिलियन डॉलर की डील पिछले 3 महीनों में अटकी हुई थी, उन्होंने अचानक फाइनल मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा है। उनकी ये बात सुनते ही नक्श की भौहें तन गई। उसने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, तो इसमें परेशानी क्या है, हमारी लीगल और फाइनेंस टीम को भेज दीजिए, वो जाकर डील साइन कर लेंगे। लेकिन तभी आगे से जगदीश जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बात इतनी सीधी नहीं है सर। अमेरिकन इन्वेस्टर्स के चेयर पर मिस्टर रिचर्ड्स ने साफ कर दिया है कि वो डील तभी साइन करेंगे जब शाह एम्पायर का नया मालिक यानी आप खुद उस टेबल पर मौजूद होंगे। वो देखना चाहते हैं कि देवराज शाह के बाद इस एम्पायर की कमान जिसके हाथों में है,
वो इंसान इस जिम्मेदारी के लायक है भी या नहीं। अगर हम मीटिंग को टालते हैं तो हजारों करोड़ों का नुकसान होगा और ये डील हमारे साथ हमेशा के लिए निकल जाएगी। उनकी ये बात सुनकर नक्स का दिमाग सुन पड़ गया। उसने हड़बड़ा कर पूछा, मीटिंग कब है? आगे से जगदीश जी ने तुरंत जवाब देकर कहा, परसों सुबह सर। आपको आज रात की ही फ्लाइट से लॉस एंजलिस के निकलना होगा। कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा वहां सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में। 1 हफ्ता। ये शब्द सुनते ही नक्स के दिल की धड़कन तेज हो गई। 1 हफ्ते का मतलब था कि पल्लवी के रिदम ऑफ दिल्ली कॉम्पिटिशन्स के ग्रैंड फिलाने में वो मौजूद नहीं रह पाएगा। जिस दिन पल्लवी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने स्टेज पर जा रही होगी, नक्श वहां उसे हौसला देने के लिए नहीं होगा। नक्श ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल कर रहा था कि वो इस हजारों करोड़ की डील को लात मार दे, लेकिन वो जानता था कि ऐसा करने से देवराज शाह को उस पर शक हो जाएगा, और अगर शाह एम्पायर कमजोर पड़ा तो अपने दोस्त पर पल्लवी की हिफाजत कैसे करेगा। ताकत को बनाए रखने के लिए उसे ये कीमत चुकानी ही थी। इसलिए नक्श ने एक भारी मन से अपनी आंखें खोलकर कहा, ठीक है जगदीश जी, मेरा प्राइवेट जेट तैयार करवाइए, मैं आज रात ही निकलूंगा। उसकी ये बात सुनते ही जगदीश जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जी सर, मैं अभी सारे इंतजाम करवाता हूँ। ये कहकर वो कैबिन से बाहर जाने लगे। जैसे ही जगदीश जी कैबिन से बाहर गए, नक्श ने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। पल्लवी का वो डरा हुआ लेकिन उम्मीदों से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। नक्श ने मन ही मन में सोचा, मैं उसे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। फिनाले वाले दिन वो कितनी नर्वस होगी, और चारू चारू भले ही सुधर गई है, लेकिन फिर भी उस पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे पल्लवी को एक ऐसा हौसला देकर जाना होगा जो मेरी गैर मौजूदगी में उसे टूटने दे। ये सोचकर नक्श ने अपनी कुर्सी से उठकर एक बहुत बड़ा और जिंदगी बदल देने वाला फैसला किया। नक्श ने कांच की दीवार से बाहर देखकर खुद से कहा, आज वक्त आ गया है। आज मैं पल्लवी को अपनी वो सच्चाई बताऊंगा जो मैंने दुनिया से छुपा कर रखी है। मेरी जान को यह जानने का पूरा हक है कि उसका प्यार कोई सड़क छाप फटीचर नहीं, बल्कि इस शहर का बादशाह है। उसे सच्चाई मुझसे ही पता चलनी चाहिए। यह फैसला करके वो पल्लवी को सब कुछ बताने की तैयारी करने लगा। वहीं उधर पल्लवी कॉलेज के ऑडिटोरियम में अपनी प्रैक्टिस खत्म करके बाहर निकली और उसके कंधे पर गिटार टंगा था। चेहरे पर थकान थी, तभी उसका फोन बजा। नक्श का कॉल था। पल्लवी ने मुस्कुराकर फोन उठाकर कान के लगाकर कहा, हेलो नक्श। तभी उधर से नक्श ने सीधा मुद्दे पर आकर कहा, पल्लवी तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज के बैक गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। नक्श की आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी और गहराई थी। वहीं उसकी यह बात सुनकर पल्लवी घबरा गई। उसने घबरा कर नक्श से पूछा, क्या बात है नक्श, कहाँ जाना है, सब ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से नक्श ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, सब ठीक है मेरी जान, बस तुम जल्दी से आ जाओ। उसकी यह बात सुनकर पल्लवी बिना कोई सवाल किए अपना बैग और गिटार लेकर पीछे वाले गेट पर चल दी। वहां नक्श खड़ा था, लेकिन आज वो अपनी पुरानी साइकिल पर नहीं था। वहां एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बहुत ही साफ सुथरी ब्लैक कलर की होंडा सिटी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी देखते ही पल्लवी ने हैरानी से पूछा, ये गाड़ी किसकी है नक्श? तभी आगे से नक्श ने बहुत ही सफाई से झूठ बोलकर कहा, गर्वित की एक जानने वाले की है, मैंने कुछ घंटों के लिए मांगी है। अब तुम अंदर बैठो, हमें एक बहुत जरूरी जगह जाना है। असल में ये शाह इंडस्ट्रीज के फ्लीट की सबसे सस्ती गाड़ी थी, जिसे नक्श शाह ने जानबूझकर मंगवाया था ताकि पल्लवी एकदम न डर जाए। वहीं उसकी यह बात सुनकर पल्लवी चुपचाप बैठ गई। उसके बैठते ही नक्श ने गाड़ी स्टार्ट की और कॉलेज के उस इलाके से दूर दिल्ली के आउटर इलाके की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते में नक्श बहुत खामोश था। उसका वो चुलबुलापन गायब था और पल्लवी बार बार नक्श के चेहरे को देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। करीब 1 घंटे के सफर के बाद उनकी गाड़ी शहर की भीड़भाड़ से बहुत दूर एक बहुत ही शांत हरे भरे पोश इलाके में दाखिल हुई। यहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे। थोड़ी देर गाड़ी में उनके एक बड़ा विशाल और ऊंचे लोहे के गेट के सामने जाकर रुकी। गेट के दोनों तरफ हथियारों से लैस गार्ड्स खड़े थे। उस गेट के ऊपर सुनहरे और बड़े अक्षरों में से लिखा था, शाह ओवैसीज। ये देख, ये प्राइवेट फार्म हाउस था जहां उसकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस आलीशान के फार्म हाउस पर गेट देखकर पल्लवी की आंखें फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में फिल्मों के अलावा इतना बड़ा और आलीशान गेट कभी नहीं देखा था। पल्लवी ने घबरा कर नक्श का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, नक्श, हम यहाँ क्यों आए हैं?
ये किसी बहुत बड़े और अमीर आदमी का घर लग रहा है। वहां देखो, गार्ड्स के हाथों में बंदूकें हैं। अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो हमें जेल में डाल देंगे। प्लीज नक्स, गाड़ी पीछे लो और हम वापस चलते हैं। ये कहकर वो डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगी। तभी नक्स ने बहुत ही कोमलता से पल्लवी के कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे एक सुकून भरी स्माइल दी। नक्स ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, मुझ पर भरोसा है ना पल्लवी तुम्हें? उसकी ये बात सुनकर आगे से पल्लवी ने डरे हुए मन से सिर हिलाया और तभी नक्श ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। यह देखकर पल्लवी की सांसें अटक गई कि अब गार्ड्स उन पर चिल्लाएंगे। लेकिन जो हुआ, उसने पल्लवी के दिमाग के तार को हिला दिया। जैसे ही गार्ड्स ने शीशे के पीछे नक्श का चेहरा देखा, वो सभी एक साथ अटेंशन की पोजीशन में आ गए। उन्होंने अपनी बंदूक नीचे की और 90 डिग्री के कोण पर झुककर नक्श को सलाम करके कहा, वेलकम सर। गार्ड्स की भारी आवाज गूंजी और अगले ही सेकंड वो विशाल लोहे का गेट अपने आप खुल गया। ये देखकर पल्लवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें ऐसी हो गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो कभी उन गार्ड्स को देखती तो कभी फटीचर से कपड़े पहने नक्श को। पल्लवी ने हकला कर नक्श से पूछा, ये क्या था नक्श? इन गार्ड्स ने तुम्हें सलाम क्यों किया? आगे से नक्श ने धीरे धीरे मुस्कुराकर उसको शांत करवा कर कहा, अंदर चलो, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। नक्श ने बस इतना कहा और गाड़ी अंदर ले ली। गेट के अंदर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। मीलों तक फैले हरे भरे लॉन, बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल और उसके पीछे एक महल जैसा सफेद रंग का आलीशान विला। नक्श ने गाड़ी विला के पोर्च में रोकी। वहां खड़े नौकरों ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला। पल्लवी ने जमीन पर पैर पड़ते ही कांपने लगे। वो डर के मारे नक्श के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। नक्श ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे विला के अंदर ले गया। अंदर का इंटीरियर इतना भव्य था कि पल्लवी की आंखें चुंधिया गई। इटालियन मार्बल, बड़े बड़े क्रिस्टल के झूमर, दीवार पर लगी करोड़ों की पेंटिंग्स। पल्लवी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो और उसकी आंख अभी खुल जाएगी। तभी नक्श ने उसे एक बड़े से लिविंग रूम में लेकर गया और उसे एक बहुत मुलायम सोफे पर बिठाया। उसके सारे नौकरों को इशारे से बाहर जाने के लिए कह दिया और अब उस विशाल कमरे में सिर्फ नक्श और पल्लवी थे। वहीं घबराहट के मारे पल्लवी का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हुए नक्श से कहा, नक्श प्लीज मुझे बताओ, ये सब क्या है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं और ये घर किसका है? ये लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं जैसे जैसे तुम उनके मालिक हो? पल्लवी की आवाज में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। वहीं उसके यह सवाल सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली। वह पल्लवी के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उसे प्रपोज करते वक्त किया था। उसने पल्लवी के दोनों ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। नक्श ने अपनी नजर पल्लवी की डरी हुई आंखों में डालकर कहा, पल्लवी, मैंने मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अनाथ हूं, मेरी मां नहीं है। ये सच है। लेकिन लेकिन मैंने तुमसे एक झूठ भी बोला था पल्लवी। उसकी ये बात सुनकर पल्लवी के दिल की धड़कन रुक गई। उसने हैरान होकर कहा, कैसा झूठ? नक्श ने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, मेरा एक परिवार है। मेरा बाप जिंदा है और मेरे बाप का नाम है देवराज शाह, इंडिया का सबसे बड़ा अरबपति, शाह एम्पायर का मालिक। नक्श की आवाज में अचानक एक अजीब सा भारीपन और कड़वाहट आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर पल्लवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों पर बम फोड़ दिया हो। उसका दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। पल्लवी के मुंह से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। उसने फुसफुसाकर धीरे से कहा, क्या देवराज शाह मतलब तुम कोई गरीब लड़के नहीं हो? तुम वो नक्श शाह हो जिसका नाम से पूरा देश कांपता है? पल्लवी ने झटके से अपने हाथ नक्श के हाथों में छुड़ा लिए। वो सोफे से खड़ी हो गई और पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने कांप कर गुस्से में कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला नक्श? तुमने मेरी गरीबी का क्यों मजाक उड़ाया? तुम एक अरबपति हो और एक मैं गांव की गरीब लड़की। तुमने मेरे साथ ये भज्जा मजाक क्यों किया? क्या तुम्हें ये देखकर मजा आता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए सूखी रोटियां लाती थी? तुम अपने इस राजमहल में मुझ पर हंसते थे। ये सब कहकर पल्लवी फूट फूट कर रोने लगी। वहीं पल्लवी की इन बातों ने नक्श के दिल को चीर कर रख दिया। नक्श तुरंत खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर पल्लवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने समझाने की कोशिश करके कहा, नहीं पल्लवी,
मेरी बात सुनो। आगे से पल्लवी ने खुद को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नक्श ने उसे जाने नहीं दिया। नक्श की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने सिसक कर अपनी सफाई देकर कहा, मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया मेरी जान। मैं मजबूर था। मुझे अपनी ये दौलत, ये नाम, ये शाह एम्पायर, इन सबसे नफरत है। ये दौलत मेरी माँ के खून से सनी हुई है। ये कहकर वो भी बुरी तरह से रो पड़ा। वहीं उसके इन शब्दों से पल्लवी को शांत कर दिया। वो रोते हुए नक्श के चेहरे को देखने लगी। तभी नक्श ने पल्लवी को वापस सोफे पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। नक्श ने बहुत ही रूंधी आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू करके कहा, 11 साल पहले 11 साल पहले देवराज शाह ने मुझे और मेरी माँ को इस शाह मैंसन से धक्के मार कर निकाल दिया था, सिर्फ एक दूसरी औरत के लिए। तब मेरी माँ ने दर बदर की ठोकरें खाई। इसके बाद जब मेरी माँ को कैंसर हुआ तो मैं इसी देवराज शाह के ऑफिस के बाहर भीख मांगता रहा, लेकिन इसने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। मैं सच में एक अनाथ था, फटीचर और गरीब लड़का। पल्लवी पल्लवी ये सब सुनकर सन रह गई। वो भूल गई कि वो नक्श से नाराज थी। उसके दिल में नक्श के लिए अपना वो पुराना दर्द फिर से जाग उठा। पल्लवी ने अपने आंसू पोंछे और उससे पूछा, तो फिर तुम वापस परिवार में कैसे आए? नक्श ने उसे वो सारी बात बताई कि कैसे रोहित रायजादा ने उसे अधमरा करके यमुना में फेंक दिया था, कैसे देवराज शाह के आदमियों ने उसे बचाया, और सबसे बड़ी बात, कैसे देवराज शाह ने नक्श को झुकाने के लिए उसके दोस्तों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। नक्श ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, मैं कभी वापस नहीं आता पल्लवी, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को बचाना था। अगर मैं बाहर रहता तो देवराज शाह मुझे और अपने को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देता। इसलिए मैंने वापस इस लंका में लौटने का फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं शाह एम्पायर को अंदर से खोखला करूंगा। मैंने यह फटीचर नक्श का मुखौटा इसीलिए पहना ताकि दुनिया को और देवराज शाह को मेरी असली चाल का पता न चले। यह कहकर उसकी आंखों में एक खौफनाक जिद दिखाई दे रही थी। इसके बाद नक्श ने पल्लवी के गालों को सहलाकर एक बहुत ही भावुक होकर आगे कहा, और फिर मुझे तुम मिल गई। मुझे तुमसे प्यार हो गया पल्लवी। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरी ये दौलत, मेरा ये खौफनाक रूप देखकर तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे को दिल से प्यार करे, मेरी दौलत से नहीं। तुमने उस फटे हुए शर्ट वाले नक्श को प्यार किया है। तुमने मुझे तब अपनाया जब मेरे पास कुछ नहीं था। क्या अब तुम मुझे इसलिए छोड़ दोगी क्योंकि ये सब मेरे पास मनहूस दौलत है? उसकी ये बातें सुनकर पल्लवी नक्श की आंखों में देख रही थी। वहां कोई घमंड नहीं था। वहां सिर्फ एक वो डरा हुआ, अनाथ और प्यार के लिए तरसता हुआ लड़का था, जैसे पल्लवी ने उस दिन पुरानी लाइब्रेरी में रोते हुए पाया था। ये देखकर पल्लवी का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उसे समझ आ गया कि नक्श का दर्द उसके दर्द से कहीं ज्यादा गहरा है। नक्श ने पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए बचाने के लिए शैतानी चोला पहना था। ये समझ आते ही पल्लवी ने आगे बढ़कर नक्श को कसकर गले लगा लिया। उसने सिसक कर कहा, तुम बिल्कुल पागल हो नक्श। तुम चाहे भिखारी हो या इस शहर के बादशाह, तुम मेरे लिए सिर्फ नक्श हो। तुमने इतना बड़ा दर्द अकेले कैसे सहा? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से नक्श ने पल्लवी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसा सुकून मिला जैसे सदियों की थकान मिट गई। इसके कुछ देर बाद जब वो दोनों शांत हुए, नक्श ने पल्लवी को अपने अमेरिका जाने वाली बात बताई। नक्श ने उसका हाथ चूम कर कहा, मुझे आज रात ही अमेरिका के लिए निकलना होगा पल्लवी। मैं तुम्हें फिनाले में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जान उस स्टेज पर आग लगा देगी। ये गिटार, ये स्टेज, ये सब तुम्हारा है। उसकी बात सुनकर आगे से पल्लवी ने मुस्कुराकर सिर हिलाकर कहा, तुम अपनी मीटिंग पर ध्यान देना। मैं तुम्हें मिस करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा नाम रोशन जरूर करूंगी। अब उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस आ गया है। नक्श उसका यह कॉन्फिडेंस देखकर खुश था, लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नक्श ने उसको चेतावनी देकर कहा, पल्लवी, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। मेरी ये सच्चाई, ये शाह एम्पायर का राज, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए। कॉलेज में किसी को, यहाँ तक कि अंकित और गर्वित को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। मेरी जान को हमेशा खतरा रहता है। उसकी ये चेतावनी सुनकर आगे से पल्लवी ने पूरी ईमानदारी से कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी नक्श, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन वो थोड़ी सी हिचकिचाई और उसने हिचकिचा कर कहा, लेकिन नक्श, चारू को तो बता सकती हूँ ना?
वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, अगर मैं उसे ये बात छुपाऊंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पल्लवी को लग रहा था कि अगर चारू को कहीं बाहर से पता चला तो उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए। लेकिन चारू का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे की नसें तन गई। नक्श ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, नहीं पल्लवी, चारू को तो बिल्कुल भी मत बताना। उसकी बात सुनकर पल्लवी हैरान हो गई। उसने चौंक कर पूछा, पर क्यों, तुम उसे अपना दोस्त नहीं मानते क्या? उसका यह सवाल सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली। वो पल्लवी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो पल्लवी को चारू का असली रूप दिखाए ताकि पल्लवी होशियार रहे। इसलिए नक्श ने उससे कहा, क्योंकि पल्लवी, चारू ये सच्चाई पहले से जानती है। उसकी यह बात सुनकर पल्लवी की आंखें फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, क्या चारू को पता है कि तुम नक्श शाह हो? तभी नक्श ने धीरे धीरे के पूरी बात बतानी शुरू करके कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो अचानक कैंटीन में आकर हमसे दोस्ती क्यों करने लगी थी? उसने मुझे अंडरग्राउंड पार्किंग में मेरी गाड़ी पार्क करते हुए देख लिया था, और वो मेरे पैसे और मेरे रुतबे के लिए मेरे करीब आ रही थी। उसकी ये बात सुनकर पल्लवी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। तभी नक्श ने आगे कहा, और वो दिन जब सुहानी तुम्हें गालियां दे रही थी, चारों ने आकर तुम्हें बचाया। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी वजह से आई थी? नहीं पल्लवी, मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने तुम्हारे आसपास भटकने की कोशिश की तो मैं उसके बाप की कंपनी नीलाम कर दूंगा। वो डर के हमारे तुम्हारे पास आई है। वो तुम्हें अपनी ढाल बना रही है ताकि मैं उसे नुकसान न पहुंचा सकूं। ये सब जाकर पल्लवी का दिमाग एकदम से सुन पड़ गया। जिस चारू को वो अपना फरिश्ता मान रही थी, जिसने उसे वो महंगा गिटार दिया, वो सिर्फ एक दिखावा था। ये सब नक्श शाह की दौलत और खौफ का नतीजा था। ये जानकर पल्लवी की आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में नक्श के अलावा उसका कोई भी सगा नहीं है। पल्लवी ने रोकर नक्श से पूछा, तो फिर तुम मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बता रहे थे नक्श? वो मेरे साथ झूठी दोस्ती का नाटक कर रही है और मैं बेवकूफी की तरह उस पर भरोसा कर रही हूँ। आगे से नक्श ने पल्लवी के आंसू पहुंच कर कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या वो सच में बदल सकती है, और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। लेकिन पल्लवी, अब तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। चारू को मेरी सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी उसे इसी गलतफहमी में रहने देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। उसे लगने दो कि वो अपना खेल खेल रही है। अगर उसे पता चला कि तुम सच्चाई जानती हो तो वो घबराहट में कोई गलत कदम उठा लेगी। उसकी ये बात सुनकर पल्लवी ने भी अपने आंसू पोंछे। अगर वो बेवकूफ और डरी हुई गांव की लड़की नहीं थी, उसे पता चल गया कि उसके पीछे खड़ा इंसान कोई आम लड़का नहीं, बल्कि इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह है। इसलिए उसके अंदर एक नई हिम्मत आ गई। पल्लवी ने एक बहुत ही मजबूत आवाज में कहा, मैं समझ गई नक्श। मैं कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी असलियत जानती हूँ। मैं भी उसके साथ वही खेल खोलूंगी जो वो मेरे साथ खेल रही है। नक्श को पल्लवी का ये कॉन्फिडेंस देखकर बड़ा फक्र महसूस हुआ। उसकी ये बातें के बीच में बाहर शाम ढल चुकी थी। इसलिए नक्श ने पल्लवी को वापस उसी गाड़ी में बैठाया और उसे चुपचाप कॉलेज के हॉस्टल के पास ड्रॉप कर दिया। नक्श ने गाड़ी से उतरने से पहले पल्लवी के माथे पर एक प्यार भरा किस देकर कहा, अपना ख्याल रखना मेरी जान। तभी आगे से पल्लवी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना और डील क्रैक करके आना। इसके बाद वो गाड़ी से उतरे और नक्श के वहां से जाने का इंतजार करने लगे। नक्श ने भी उसको बाय कहा और मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही घंटों बाद नक्श शाह प्राइवेट जेट दिल्ली एयरपोर्ट के से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भर चुका था। वहीं उधर पल्लवी अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आ गई। आज उसके दिल में कोई डर नहीं था। सुहानी का वो क्रूर मजाक, चारों की वो झूठी दोस्ती, निशांत मित्तल के कॉम्पिटिशन्स का वो खौफ, आज पल्लवी को ये सब चीजें बड़ी छोटी लगने लगी थी। उसे अब नक्श के फटीचर होने का और उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था कि उसका प्यार एक ऐसे मजबूत किले में महफूज है जिसे कोई आंधी नहीं हिला सकती। इसके बाद जब अगले दिन पल्लवी म्यूजिक स्टूडियो में अपनी प्रैक्टिस करने पहुंची तो चारू वहां पहले से उसी का इंतजार कर रही थी। चारू ने दौड़कर उसे झूठे प्यार से गले लगाकर पूछा, हाय पल्लवी, कैसे चल रही है मेरी सुपरस्टार की तैयारी? आगे से पल्लवी ने मुस्कुराकर उसे वापस गले लगाया, लेकिन इस बार पल्लवी की आंखों में वो भोलापन नहीं था। उन आंखों में एक बहुत शांत और शातिर समझदारी थी। पल्लवी ने मुस्कुराकर चारू की बात का जवाब देकर कहा, सब बहुत अच्छा चल रहा है चारू। ये कहकर उसने अपना गिटार निकाल लिया। अब पल्लवी अपनी तैयारी में जी जान से जुट गई। वो खुश थी। उसे पता था कि उसका प्यार, उसका नक्श अब कोई लाचार या फटीचर लड़का नहीं है, बल्कि इस शहर का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है।
ये सच जानने के बाद पल्लवी के अंदर वो सारा खौफ, वो सारे झिझक हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उसे पता था कि जब नक्श अमेरिका से अपनी वो हजारों करोड़ों की डील साइन करके वापस आएगा, तब वो उसके हाथों में रिदम ऑफ दिल्ली की अपनी जीत की ट्रॉफी रखेगी। वो नक्श को यह साबित करना चाहती थी कि वो सिर्फ उसकी दौलत पर पलने वाली कोई कमजोर लड़की नहीं, बल्कि वो अपने दम पर आसमान छूने का हुनर रखती है। ऐसे ही दिन हवा की तरह उड़े। ऑडिशन के बाद प्री फाइनल, फिर सेमीफाइनल के राउंड्स हुए। पल्लवी ने हर एक राउंड्स में स्टेज पर ऐसी आग लगाई कि पूरे दिल्ली के यूथ में उसका नाम का डंका बजने लगा। उसकी रूहानी और क्लासिकल टच वाली आवाज ने जजेज को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि वो लोग उसकी परफॉर्मेंस के दौरान अपनी कुर्सियों से उठना भूल जाते। लेकिन पल्लवी की इस आसमान छूती कामयाबी, कॉलेज में मिल रही बेतहाशा शोहरत ने एक इंसान के सीने में जलन और नफरत की ऐसी भयानक आग लगा दी कि वो अब किसी खौफनाक हद तक जाने के लिए तड़प रही थी। और वो इंसान थी सुहानी। सुहानी अब हर राउंड में पल्लवी के बहुत पीछे छूटती जा रही थी। सुहानी की आवाज अच्छी थी, उसका ग्लैमर भी स्टेज पर दिखता था, लेकिन जब पल्लवी अपनी आंख बंद करके उस साधारण सी गिटार के साथ गाती, तो सुहानी की सारी चमक फीकी पड़ जाती। जजेस के मुंह से पल्लवी के लिए निकलने वाली तारीफें सुहाने के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरती। सेमीफिनाले में रिजल्ट के बाद जब पल्लवी को सबसे ज्यादा वोट मिले, तो सुहाने का गुरूर और सब्र दोनों टूट गए। सुहानी कॉलेज की पार्किंग में अपनी कार के पास खड़ी गुस्से से कांप रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए महंगी कॉफी का कप जोर से जमीन पर दे मारा और बोली, नहीं, मैं हार नहीं सकती। मैं उस सड़क छाप गवाह लड़की से बिल्कुल नहीं हार सकती। सुहानी पागलों की तरह चीख रही थी। तभी वहां एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक आकर रुकी। बाइक से एक हट्टा कट्टा और बहुत ही रईस दिखने वाला लड़का उतरा। उसने लेदर जैकेट पहनी थी और उसके गले में एक मोटी सोने की चेन थी। ये कासिम था, सुहानी का बॉयफ्रेंड। कासिम दिल्ली के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उसका एटीट्यूड बिल्कुल गुंडों वाला था। और सुहानी के प्यार में पूरी तरह से अंधा था। उसके एक इशारे पर वो कुछ करने को तैयार रहता था। कासिम ने सुहानी के करीब आकर उसे अपनी बाहों में भरकर पूछा, क्या हुआ मेरी जान, तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? आगे से सुहानी ने कासिम के सीने पर मुक्का मारकर रोने का नाटक करके कहा, कासिम, वो भिखारिन पल्लवी, उसने मेरा जीना हराम कर दिया। निशांत मित्तल और सारे जज उस पर ऐसे फिदा है जैसे वो कोई साक्षात देवी हो। अगर वो ग्रैंड फिनाले में स्टेज पर चढ़ गई ना, तो वो ट्रॉफी जीत लेगी। मेरी पूरी कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगी कासिम, और मैं अपने डैड को क्या मुंह दिखाऊंगी? एक तो वो चारू उसके साथ है, नहीं तो मैं उसको ऐसा ही गिरा कर भगा देती। तभी कासिम ने सुहाने का चेहरा अपने हाथों में लिया और एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान देकर बोला, अरे तू टेंशन क्यों ले रही है मेरी बेबी? इसके बाद कासिम ने अपनी आवाज को धीमी करके कहा, अगर वो स्टेज पर चढ़ेगी नहीं तो गाएगी कैसे? और अगर गाएगी नहीं तो जीतेगी कैसे? उसकी ये बात सुनते ही सुहाने ने अपनी आंसू भरी आंखों से कासिम को देखा और कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? तुम क्या करने वाले हो? देखो कासिम, हम उसे मार या किडनैप नहीं कर सकते। निशांत मित्तल का इवेंट है, वहां बहुत टाइट सिक्योरिटी होगी। तभी कासिम ने शैतान मुस्कान के साथ कहा, अरे मारने की बात कौन कर रहा है? ये कहकर कासिम ने अपनी जेब से एक बहुत ही छोटी सी कांच की एक ट्रांसपेरेंट शीशी निकाली। उस शीशे के अंदर पानी जैसा तरल पदार्थ था। उसको देखते ही सुहाने ने पूछा, ये क्या है? तभी कासिम ने उस शीशी को सुहाने की आंखों में चहक कर कहा, ये एक ऐसा हाई ग्रेड रेयर ड्रग है बेबी, जो मैंने बहुत ही खास कॉन्टैक्ट से मंगवाया है। इस ड्रग का कोई रंग नहीं, कोई स्वाद नहीं और कोई महक भी नहीं। लेकिन अगर ये किसी के पेट में 2 बूंद भी चली जाए, तो ठीक आधे घंटे बाद उस इंसान के पेट और आंतों में ऐसा भयानक और ऐसा रूह कपा देने वाला दर्द होगा कि उस इंसान को दर्द सहने से अच्छा अपनी मौत मांगता अच्छा लगेगा। उसकी ये बात सुनकर सुहाने की आंखें चमक उठी। तभी कासिम ने उसको आगे समझा कर कहा, और इससे कोई मरेगा भी नहीं। उसका पूरा शरीर दर्द से अकड़ जाएगा, पसीना छूटने लगेगा और वो इंसान एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल पाएगा। गाना तो दूर की बात है, सबसे अच्छी बात, इसका असर सिर्फ 3-4 घंटे रहता है। जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक कंपटीशन खत्म हो चुका होगा और मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ सीवियर फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रिक अटैक ही आएगा। किसी को शक भी नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर एक चुड़ैल जैसी खुशी फैल गई। उसने झटके से कासिम को चूम लिया। सुहानी ने अपनी उस शीशी के हाथ में लेकर बोला,
यू आर जीनियस कासिम। पल्लवी हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से ठीक आधा घंटे पहले गुनगुने पानी में शहद डालकर पीती है और मैं उसी पानी में मिला दूंगी। अब देखती हूँ कि वो गार स्टेज पर आग लगाती है या दर्द से जमीन पर लौटती है। साजिश रची जा चुकी थी, अब बस इंतजार था उस ग्रैंड फिनाले की रात का। अगले दिन सुबह का इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार रिदम ऑफ दिल्ली के ग्रैंड फिनाले की वो बहुप्रतीक्षित शाम आ गई। कॉलेज का वो बड़ा सा ऑडिटोरियम किसी इंटरनेशनल अवार्ड शो की तरह लहरा रहा था। रेड कारपेट पर मीडिया के कैमरे फ्लैश कर रहे थे। दिल्ली के बड़े बड़े वीआईपी म्यूजिक डायरेक्टर्स, कॉलेज के एलीट स्टूडेंट्स अपनी महंगे ड्रेसेस में वहां मौजूद थे। स्टेज के बिल्कुल सामने वीआईपी जजेस पैनल बनाया गया था और जहां बहुत ही शानदार सोफे लगे थे। चारू, जो अभी भी पल्लवी की बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक कर रही थी, उसने पल्लवी को बैक स्टेज पर एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन शालीन सूट पहनाकर तैयार किया था। उस सूट में आज पल्लवी सचमुच किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसको देखकर चारू ऊपर से बड़ी खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस फिनाले का इस्तेमाल पल्लवी और नक्श के बीच गलतफहमी पैदा करने ही वाली थी। हालांकि चारू को सुहानी की इस खौफनाक ड्रग वाली साजिश के बारे में कोई भनक नहीं थी। इसे बीच रात के ठीक 8 बजे ऑडिटोरियम के बाहर हलचल तेज हो गई। तभी एक रिपोर्टर ने किसी को देखकर चिल्लाकर कहा, अरे वो आ गए हैं, निशांत मित्तल आ गए हैं। और उसकी ये बात सुनते ही मीडिया वालों में होड़ मच गई। निशांत मित्तल अपने उसी रॉयल अंदाज में ऑडिटोरियम में दाखिल हुए, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उस लड़की ने एक बहुत ही महंगा डिजाइनर गाउन पहना था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर जो नूर था वो किसी बॉलीवुड हीरोइन से भी मात दे रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि निशांत मित्तल की गर्लफ्रेंड श्रुति सिन्हा थी। श्रुति एक बहुत ही बड़ी मशहूर सुपर मॉडल थी। उसका नाम फैशन इंडस्ट्री में बहुत सम्मान से लिया जाता था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो श्रुति के हाथों में थी। श्रुति की गोद में एक बड़ा खूबसूरत सफेद रंग की नीली आंखों वाली पर्शियन बिल्ली थी। श्रुति इस बिल्ली को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। बिल्ली के गले में डायमंड्स का एक छोटा सा पट्टा बंधा था। श्रुति ने उस बिल्ली का नाम सोहा रखा हुआ था। निशांत श्रुति का हाथ थाम जजेज पैनल की तरफ बढ़ रहा था। तभी श्रुति ने अपने नखरे वाले अंदाज में अपनी बिल्ली सोहा के बालों में हाथ फेर कर कहा, तुम्हें पता है बेबी, आज मैंने अपनी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल शूटिंग कैंसिल की, सिर्फ तुम्हारे इस कॉलेज इवेंट के लिए। तभी आगे से निशांत ने हंसकर श्रुति को अपनी तरफ खींच कर कहा, मैं जानता हूँ श्रुति, लेकिन ट्रस्ट मी, आज तुम जिस आवाज को सुनने वाली हो वो तुम्हारे इस वक्त की कीमत वसूल करवा देगी। उसकी ये बात सुनकर श्रुति ने अपनी बिल्ली को चूम कर कहा, ओह कम ऑन निशांत, कॉलेज के बच्चे ही तो हैं, क्या ही खास होगा। लेकिन तभी आगे से निशांत ने गंभीरता से पूछा, तुम लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी फैन हो ना? उसकी ये बात सुनकर श्रुति की आंखें चमक उठी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, ऑफ कोर्स, लता दीदी मेरी भगवान है और उनके जैसी आवाज इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। यह सुनते ही निशांत ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने उस लड़की को ऑडिशन और सेमीफिनाले में सुना है श्रुति। जब वो अपनी आंखें बंद करके गाती है ना, तो मुझे उसकी आवाज में लता दीदी की वो रूहानियत और वो सादगी और गहराई महसूस होती है। मैं आज खास तौर पर तुम्हें उसी पल्लवी शर्मा की परफॉर्मेंस दिखाने लाया हूँ। मुझे यकीन है कि आज तुम भी उसकी फैन हो जाओगी। लता मंगेशकर से तुलना और ये सुनकर श्रुति की दिलचस्पी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो खुशी खुशी निशांत के साथ उस वीआईपी सोफे पर जाकर बैठ गई। उसकी प्यारी बिल्ली सोहा उनकी गोद में बड़ी शान से बैठी थी। अब ऑडिटोरियम लगभग फुल हो चुका था। वहीं कासिम, जो अपने बिल्डर बाप के रुतबे और पैसों के दम पर उड़ता था, उसने इस इवेंट में एक वीआईपी पास जुगाड़ लिया था। तभी वो बिल्कुल आगे बैठकर सुहाने को चीयर कर सके और पल्लवी को दर्द से तड़पता हुआ देख सके। कासिम अपनी लेदर जैकेट कॉलर खड़ी किए हुए बड़ी घमंड के साथ वीआईपी सेक्शन में आया और अपनी सीट ढूंढने लगा। किस्मत का खेल देखिए, कासिम का जो पास था उसकी सीट बिल्कुल जजेस पैनल के बगल वाले सोफे पर थी और ठीक वहां जहां निशांत की गर्लफ्रेंड श्रुति अपनी बिल्ली को गोद में लिए बैठी थी। कासिम जाकर श्रुति की बिल्कुल बगल वाली सीट पर धड़ाम से बैठ गया। उसने अपने पैर फैलाकर अपने फोन में कुछ चेक करने लगा। श्रुति को कासिम का ये गवारों वाला तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी श्रुति की बिल्ली सोहा, जो आमतौर पर बड़ी शांत दिखती थी, उसे शायद ऑडिटोरियम का शोर और कासिम के महंगे परफ्यूम के तेज महक पसंद नहीं आ रही थी। सोहा अचानक बेचैन हो गई। वो श्रुति की गोद से निकलकर सोफे के आर्म रेस्ट पर आ गई और जो कासिम के बिल्कुल करीब था।
वहीं कासिम अपने फोन पर सुहानी को मैसेज टाइप कर रहा था। बेबी, काम हो गया ना? मैं उस भिखारिन को रोते हुए देखकर इंतजार कर रहा हूँ। ये मैसेज टाइप करते हुए कासिम ने अपना एक हाथ सोफे के आर्म रेस्ट पर रखा हुआ था। तभी अचानक श्रुति की बिल्ली सुहा ने एक खूंखार आवाज निकाली, और इससे पहले कि कासिम को समझ पाता, सुहा ने अपना नुकीला पंजा पूरी ताकत से कासिम के हाथ के पीछे की तरफ दे मारा। ओह! कासिम के मुंह से तेज चीख निकल गई। बिल्ली के तेज और नुकीले नाखूनों ने कासिम के हाथ की चमड़ी को बुरी तरह फाड़ दिया। उसके हाथ से खून की लंबी लकीरें उभर आई और खून टपकने लगा। दर्द के मारे कासिम की नसें तन गई। कासिम का खून खोल उठा। उसके अंदर का वो घमंडी गुंडा जाग गया। वो झटके से अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने बिल्ली को मारने के लिए अपना दूसरा हाथ हवा में उठाया। कासिम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये पागल बिल्ली, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे जान से मार दूंगा। ये कहकर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि कासिम का हाथ हवा में चप गया। एक बहुत ही शार्द खौफनाक आवाज कासिम के कानों में पड़ी। डोंट यू डेयर। यह आवाज सुनते ही कासिम ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि निशांत मित्तल अपने जज की कुर्सी से उठ चुका था। उसकी वो चार्मिंग स्माइल गायब थी और उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर अच्छे अच्छे रईसों की पेंट गीली हो जाए। तभी निशांत ने पीछे खड़े 4-7 फुटे बाउंसर्स के साथ अपने कोट के बटन खोल दिए और कासिम की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच श्रुति ने अपनी बिल्ली को गोद में उठा लिया और बहुत ही लाड़ से चूमने लगी। उसने उसके बालों को सहलाकर प्यार से पुचकार कर कहा, ओह मेरी प्यारी सोहा, क्या इस गंदे और बदतमीज अंकल ने तुम्हें डरा दिया? इट्स ओके बेबी, मम्मा इज हियर। श्रुति को कासिम के खून बहते हुए हाथ से कोई हमदर्दी नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी बिल्ली की फिक्र थी। कासिम जो अपने इलाके का शेर बनता था, निशांत मित्तल का वो खौफनाक रूप देखकर एक भीगी बिल्ली बन गया। वो जानता था कि मित्तल परिवार का रुतबा उसके बाप से कई गुना ज्यादा है। अगर आज उसने श्रुति की इस बिल्ली को गलती से छू भी लिया, तो निशांत मित्तल उसके पूरे परिवार को चुटकी बजाते ही दिल्ली की किसी गुमनाम गली में गिरा देगा और उनका पूरा बिजनेस खत्म करवा देगा। इसलिए कासिम ने अपने गुस्से का घूंट पी लिया। उसका हाथ दर्द और खून से लथपथ था, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और वापस नीचे गिर लिया। कासिम ने निशांत मित्तल के सामने अपना सिर झुकाकर कहा, सॉरी सॉरी सर, मुझे मुझे लगा कि बिल्ली मुझे फिर से काटेगी। आई एम सॉरी मैम। उसके बाद सुनकर आगे से श्रुति ने उसे एक बहुत ही नफरत भरी नजर से देखा और मुंह फेर लिया। तभी निशांत ने अपने बाउंसर्स को इशारा किया और वो पीछे हट गए। वहीं कासिम इस अपमान के घूंट पीकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसने अपने रुमाल से अपने हाथ के खून को पोंछने की कोशिश की। पूरा ऑडिटोरियम ये तमाशा देख रहा था। कासिम की नजरें जमीन पर गड़ गई थी, लेकिन उसके अंदर का जहर अब भी और ज्यादा उबल रहा था। कासिम ने दांत पीस कर मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ इस बिल्ली से बेइज्जत होना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बस हल्का सा मौका मिलने दो। मैं इस बिल्ली में ऐसा बदला लूंगा कि श्रुति का घमंड भी चूर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। यहाँ इधर ऑडिटोरियम के अंदर का माहौल जितना ग्लैमरस और तना हुआ था, वहीं उधर बैक स्टेज पर उससे भी ज्यादा खामोशी और घबराहट थी। कंपटीशन शुरू हो चुका था। एंकर स्टेज पर माहौल बना रहे थे। पहले 3 पार्टिसिपेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी थी। जजेज ने उन्हें मिक्स्ड रिव्यूज दिए थे। पल्लवी की परफॉर्मेंस 8वें नंबर पर थी, सुहाने की 9वें नंबर पर। इसलिए अभी के लिए पल्लवी बैक स्टेज पर बने एक छोटे से ग्रीन रूम में बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन का रियाज कर रही थी। इसी समय उसे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कोई अंदाजा नहीं था। तभी उसके ग्रीन रूम का दरवाजा खुला और चारू अंदर आई। चारू के चेहरे पर हमेशा की तरह वो केयरिंग बेस्ट फ्रेंड वाली स्माइल थी। चारू ने उसे चहक कर कहा, पल्लवी यार, मैं बाहर गई थी ये देखने के लिए निशांत मित्तल के साथ कौन आया है। तुम्हें पता है वो श्रुति के लेकर आया है, वो सुपर मॉडल श्रुति। मैंने सुना है कि वो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने आई है। उसकी ये बात पल्लवी ने घबरा कर अपनी आंखें खोली। उसने हैरान होकर डर कर कहा, क्या श्रुति मैम? चारू, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। तभी चारू ने पल्लवी के गाल खींच कर कहा, अरे ओ मेरी लता मंगेशकर, डरो मत, तुम स्टेज पर आग लगाने वाली हो, बस अपना फोकस मत खोना। ये कहकर चारू ने टेबल पर रखा और वहीं पल्लवी का वो खास थर्मस रखा हुआ था। पल्लवी का नियम था कि वो स्टेज पर जाने से पहले ठीक आधा घंटा पहले उस थर्मस में रखा गुनगुना पानी और शहद पीती थी, ताकि उसकी वोकल कोर्स पूरी तरह से खुल जाए और आवाज में कोई खराश न रहे।
तभी चारों ने उसको ज्यादा डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वैसे भी उसको अपने प्लान्स को अंजाम देना था, इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, चलो तुम अपना रियाज करो, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहकर उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। ग्रीन रूम में अब पल्लवी बिल्कुल अकेली थी। उसका पूरा ध्यान अपने हेडफोन्स में बज रहे म्यूजिक पर था, और यही वो पल था जिसका सुहानी को इंतजार था। जैसे ही चारों ग्रीन रूम से बाहर निकली, कॉरिडोर के दूसरी तरफ मुड़ी सुहानी, जो एक पिलर के पीछे छुपकर घात लगाए बैठी थी, एक काली बिल्ली की तरह दबे कदमों से ग्रीन रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुहानी के हाथ में कासिम की दी हुई छोटी सी ट्रांसपेरेंट शीशी थी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन पल्लवी से उसकी नफरत और हारने का डर उसके दिल की हर धड़कन पर हावी था। सुहानी ने बहुत ही धीरे से ग्रीन रूम का दरवाजा खोला। पल्लवी की पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो आंखें बंद की हुई थी और उसके हाथों से गिटार बजाने की हवा में प्रैक्टिस कर रही थी। हेडफोन्स की वजह से उसे दरवाजे के खुलने की हल्की सी चर की आवाज भी नहीं सुनाई दी। टेबल दरवाजे के बिल्कुल पास था, जिस पर पल्लवी का वो लाल रंग का थर्मस रखा हुआ था। वहीं सुहानी ने अपनी सांस रोक ली। उसने एक नजर पल्लवी पर डाली, जो अपनी धुन में मगन थी। सुहानी ने कांपते हाथों से उस ट्रांसपेरेंट शीशे का ढक्कन खोला। उसने बहुत ही फुर्ती से थर्मस का ढक्कन खोलकर अंदर से गुनगुने पानी और शहद की मीठी भाप उठी। यह देखकर सुहानी के चेहरे पर एक शैतानी, क्रूर और खौफनाक मुस्कान तैर गई। सुहानी ने मन ही मन फुसफुसा कर कहा, अलविदा मेलोडी क्वीन, अब तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं गा पाओगी। ये सोचकर उसने एक शीशी का पूरा तरल पदार्थ, वो भयानक और रूह कपा देने वाला ड्रग, उस थर्मस के गुनगुने पानी में उड़ेल दिया। ड्रग का कोई रंग नहीं था, इसलिए वो शहद वाले पानी में घुलते ही पूरी तरह से गायब हो गया। उसके बाद सुहानी ने तुरंत थर्मस का ढक्कन वापस कसकर बंद किया और उसने खाली शीशी अपनी जेब की ड्रेस में छुपाई। जितने खामोशी से वो अंदर आई थी, उतने ही खामोशी से वो ग्रीन रूम से बाहर निकल गई। उसने दरवाजा बहुत ही सावधानी से बंद कर दिया। सुहानी बाहर निकलकर अपने ग्रीन रूम में गई और वहां जाकर उसने एक बहुत ही राहत और खौफनाक हंसी हंसी। उसने अपना फोन निकाला और कासिम को मैसेज किया, मिशन अकम्प्लिश्ड। मैंने वो सारा जहर उस भिखारी के पानी में मिला दिया, अब उसके पीने की देर है। उधर कासिम ने जैसे ही अपने फोन पर यह मैसेज देखा तो उसका खून से सना हुआ और बिल्ली के पंजों से छिला हुआ दर्द वो भूल गया। उसके चेहरे पर साइको जैसी एकदम खुशी आ गई। उसने श्रुति और उसकी उस बिल्ली सुहाग की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तुम लोगों ने मेरा तमाशा बनाया है ना, उसका सारा मजा मैं उस पल्लवी को तड़पते हुए देख कर लूंगा। इसी समय उधर बैक स्टेज पर एंकर की आवाज गूंजी, और अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अपने रैंकिंग परफॉर्मेंस से माहौल बनाने आ रहे हैं। उसकी अनाउंसमेंट के साथ ही एक और पार्टिसिपेंट स्टेज पर आ गया और परफॉर्मेंस के लिए तैयार होने लगा। ये अभी पांचवें परफॉर्मेंस चल रही थी। वहीं पल्लवी का नंबर 8वां था और पल्लवी के ने भी अनाउंसमेंट सुनकर अपने हेडफोन उतारे। जैसे ही पल्लवी ने हेडफोन उतारे, उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। उसकी परफॉर्मेंस में अब ठीक 30 मिनट बचे थे। टाइम देखते ही उसने खुद से कहा, मुझे अब अपना शहद वाला पानी पी लेना चाहिए। ये सोचकर वो अपनी कुर्सी से उठी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है। वो दिन जो उसके सपनों की उड़ान देगा और जिसे देखकर उस पर नक्श को भी गर्व होगा। पल्लवी के कदम उस टेबल की तरफ बढ़े, जहां वो लाल रंग का थर्मस रखा था। पल्लवी ने अपने कोमल हाथों से थर्मस को उठाया। उसे थर्मस की वो गुनगुनाती गर्माहट महसूस हुई। उसने थर्मस का ढक्कन खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। अब क्या करेगी पल्लवी? क्या पल्लवी उस पानी को पिएगी? क्या अपना गला खराब करेगी? क्या होगा उसकी परफॉर्मेंस का? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द अंडर कवर मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वे और अपने दोस्तों तक भेजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगती है।